अभिनंदन। आज हम पहुंचे हैं संथाल परगना के दुमका जिला। संथाल परगना के इस सिद्धू कान्हू मुर्मू की मैं धरती को मैं नमन करता हूं और मैं आज एक इंटरव्यू लेने आया हूं। इसका नाम है राजू मुर्मू। ये है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको एपीआई के नाम से जानते हैं। ये झारखंड के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सबसे पहले राजू मुर्मू जी, हमारे एडका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जी। जोहार राम राम जी। फिर सबसे पहला सवाल, आपने जैस में रहकर बहुत अच्छा काम भी किया है। 5वीं अनुसूची हो या पी पेशा हो, आपने बढ़िया, आप लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ा है। आपकी कार्यशैली और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, मैं इससे जानूंगा। सबसे पहले आप सवाल है 5वीं अनुसूची पी पेशा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा बताइए। 5वीं अनुसूची के संदर्भ में हमें ये बताने की आवश्यकता है कि 1950 में जब हमारा संविधान बना तो संविधान निर्माण के साथ साथ हमारे जितने भी कमेटी में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिनके अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में थी और भी तमाम लोग थे, तो उन्होंने पूरे भारत के जाति और तमाम तरह के जितने भी थे लोग, उनके कल्याण के लिए जो एक संविधान बनाया गया, उसमें हम जनजातियों को रखा गया, इंडिजीनियस लोग को रखा गया, जिसको सेक्शन कह सकते हैं 10वें भाग पार्ट 10 में, और अनुच्छेद 244 के अंतर्गत हमें 5वीं अनुसूची का और 6वीं अनुसूची का कानून मिला। ये 2 पॉकेट्स थे। 6वीं अनुसूची में आपका टोटल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में जो 9 राज्य बने, उन राज्यों में आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के लिए जो नीतियाँ बनाई जानी थी, उस क्षेत्र को सेफगार्ड किया जाना था। बाबा साहब ने उसको किया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कहेंगे कि आज हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस को हम लोग ने सेलिब्रेट किया, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए और 5वीं अनुसूची को लागू कराने के लिए वह भी संघर्षरत है। पी पेशा के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया। पी पेशा 1996 का बना भुरिया कमेटी के माध्यम से, जब केंद्र में ये बात रखी गई कि आदिवासियों और उनके क्षेत्रों को किस तरह से संरक्षित किया जाए। वहाँ के जो फॉरेस्ट थे, जो लघु वन थे, उसकी जो उपज है, आदिवासी तो अनाज काल से लाते आ रहे हैं भारत में या पूरे विश्व में, है ना। तो उनके पास जो उनकी प्राकृतिक संसाधनों को उसका अधिकार न होने के कारण भुरिया जी को ये महसूस हुआ कि उनको संरक्षण देने के लिए भारत में कानून होना चाहिए। जबकि गलती एक ये हुआ कि 5वीं अनुसूची जैसा कानून होने के बावजूद भी 1996 में पी पेशा जैसा कानून लाना पड़ गया। तो ये बहुत ही विडंबना की बात है कि अगर 5वीं अनुसूची को उस समय रेगुलेशन बना करके अगर उनको लागू कर दिया गया तो शायद पी पेशा जैसा कानून बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5वीं अनुसूची ऑलरेडी अपने में मुकम्मल है। वो एक परफेक्ट एक लॉ है। जी बिल्कुल। एपीआई या जैस किन विषय वस्तु और मुद्दे पर झारखंड में काम करेंगे? देखिए, एपीआई और जैस का जो आंदोलन है, 2 अलग अलग संगठन है। एक सामाजिक संगठन है, एक राजनीतिक संगठन है। तो इनको मैं अलग अलग तरीके से लेता हूँ। सामाजिक संगठन या सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज के लोग, वंचित समाज के लोग अपनी आवाज़ को सड़कों तक ले जाते हैं। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि 1950 से लेकर के अभी 2021 तक इतने आंदोलन हुए हैं भारत के अंदर में, तो क्या उससे कानूनी परिवर्तन आज तक हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की हमने पूरी कोशिश की। 2018 में भी हमने 5वीं अनुसूची को लेकर के भारतवर्ष में एक बड़ा मूवमेंट को भी हम लोग तैयार किया और संसद का घेराव का प्रोग्राम भी किए। लेकिन किसी राजनीतिक कारण से वो मूवमेंट भी वहाँ पर असफल हो गया। तो कई कारण है कि जब आदिवासी कोई आंदोलन शुरू करता है तो उसके पीछे में कई तरह की शक्तियाँ काम कर जाती हैं, जिससे उनका जो उद्देश्य है जल जंगल जमीन बचाने का, वो वहाँ अधूरा रह जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है, आदिवासी अगर हिंदू बनते हैं तो इसमें आदिवासी को क्या नुकसान होता है? कहें कि बीते कुछ दिनों से आरएसएस आदिवासियों के हिंदू बता रहा है। जी, क्या नुकसान होने वाला है आदिवासियों को? सबसे पहला कि आदिवासी शब्द अभी संविधान में नहीं जोड़ा गया। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जब जयपाल सिंह मुंडा जी ने उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी शब्द छोड़कर हमें कि कोई शब्द हमको स्वीकार नहीं है। तो आदिवासी शब्द जो कि इंडिजीनियस भी कहते हैं या एबोरिजिनल शब्द कहते हैं, अगर संविधान में वो चीज़ आ जाता तो आरएसएस जैसे संगठनों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसला में साफ कहा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और अगर उसको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसके पीछे की मानसिकता ये है कि अगर आदिवासी हिंदू बन जाता है तो वो अपने जल जंगल जमीन से हाथ धो बैठेगा। कहने का मतलब कि आदिवासी हिंदू बनता है तो इन सारी चीज़ों से वंचित है। जी हाँ, वो क्लेम कर देंगे कि आप तो हिंदू हैं। आरएसएस और एपीआई या जैस दोनों में क्या अंतर है?
किन संगठनों पे ये किन विषय वस्तु और किन मुद्दों से अलग काम करती है, ये कार्यशैली क्या क्या है? देखिए, एपीआई का जो विचारधारा है, एक राजनीतिक विचारधारा भी कह सकते हैं, सामाजिक विचारधारा है। और जैस जो है, जय आदिवासी युवा शक्ति की जो विचारधारा मध्य प्रदेश से निकली, तो उसके पीछे में कुछ युवाओं का हाथ रहा कि जिस प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में आदिवासी विचारधारा बिल्कुल सिमट के रह गई थी, तो जैस के माध्यम से जब मैं भी जुड़ा तो अपने लेखन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हमने उस आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को हमने और ज़्यादा ब्रॉड फैलाने की कोशिश की। और कई आलेखों के माध्यम से हमने आदिवासी संस्कृति की विशेषता को हमने भारत के लोगों तक पहुँचाने का काम किया। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं विजय मानकर साहब, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और उन्होंने भी सामाजिक स्तर से अपनी विचारधारा को आगे लाते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि अब हम लोग को जो है एक राजनीतिक मंच में आकर के जल जंगल ज़मीनी की बचाने की बात हो गई, या फिर जो एसटी एससी ओबीसी जो डिस्कार्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उसके जो अधिकार हैं उनको संविधान सम्मत मिलना चाहिए, जो कि इन 75 साल में आज तक नहीं हो पाया। तो एपीआई जो है राजनीतिक पार्टी, वो एसटी एससी ओबीसी के अधिकारों के लिए वचनबद्ध है और उन्हें अपनी पॉलिसी बुक में स्पष्ट कर रखा है कि जब वो संसद पहुंचेंगे तो वो इन तमाम सारी चीज़ों को जिन्होंने अपने वचन पत्र में जो कहा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आरएसएस के बारे में थोड़ा बताइए, इन किन विषयों पे काम कर रही है? देखिए, आरएसएस की अपनी एक विचारधारा है, जो कि सावरकर और गोवलकर जैसी शख्सियत थे, उन्होंने अपनी एक विचारधारा रही है। तो उस विचारधारा को उन्होंने आज से समझिए 1925 में उसकी स्थापना हुई आरएसएस की, और 1925 से लेकर के 2021 के बीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें विचारधारा को भारत के कस्बे तक में अपनी पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और यही वजह है कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी जैसे जो राजनीतिक दल है, जो कि मदर संस्था आरएसएस है, उनसे ही सारी विचारधारा से प्रेरित होकर के आज जो कुछ भी पॉलिसीज़ बन रही है, तो वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आरएसएस की एक अलग और एक पक्षीय उनकी विचारधारा है। कहने का मतलब संविधान को खत्म करके मनुवाद को लागू करना है। जी देखिए, संविधान की प्रियम्बल को ख़त्म करना तो आरएसएस या किसी भी संगठन का नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत कुछ उसको करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तो नुकसान कर रही है ना। देखिए आने वाले समय में देखिए आरएसएस नहीं कर रही है, जो भी कर रही है वो लोकतांत्रिक तरीके से, जब वो चुनाव हो करके जब वो संसद और मंत्री पद पर पहुंचते हैं, तो वहां जाकर के वो अगर उन पॉलिसी पे काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है। जी बिल्कुल। अगर सत्ता में एपीआई आती है, इसका विकास मॉडल क्या होगा? जी, सत्ता में बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया है, क्योंकि मेरे पास पूरे वचन पत्र है हमारे पास कि एपीआई अगर आती है, देश की जनता यानी कि एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, यानी कि भारत के 85% जनता अगर एपीआई को अगर एक तीसरे मोर्चे की तरह, थर्ड फ्रंट की तरह अगर उनको लेते हैं, तो जिस तरह के चीज़ें इन 75 वर्षों में हुआ, शायद आने वाले समय में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि अम्बेडकराइट विचारधारा और प्रकृतिवाद विचारधारा दोनों आपस में समन्वय हो जाए, क्योंकि एपीआई प्रभावित है प्रकृतिवादी विचारधारा से, और मैं खुद अपने आप को कॉस्मो ह्यूमनिस्ट कहता हूँ, यानी कॉस्मोस यानी प्रकृति के साथ रहने वाले और मानवतावादी। तो अम्बेडकराइट विचारधारा हमेशा मानवतावादी रही है, और प्रकृतिवादी जो आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है, अगर ये एक साथ होकर के अगर आ जाते हैं तो हो सकता है कि भारत के विकास में इस 10 साल के अंदर में बहुत कुछ हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, और कुछ सकारात्मक संशोधन भी हम पार्लियामेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अब झारखंड के एपीआई के राष्ट्र सचिव हैं, ये संगठन चलाने के लिए ये फंडिंग और कार्यशैली कहाँ से आप उपलब्ध करवाएंगे? देखिए, क्राउड फंडिंग या पब्लिक फंडिंग हर एक पार्टी राजनीतिक दल करता है, ठीक है, और उनकी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया भी जब जनता के लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो फंडिंग हमें कहीं किसी कॉर्पोरेट के माध्यम से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जनता और देश के भलाई और जनता के हक अधिकारों की लड़ाई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी कमेटी बन रही है प्रत्येक स्टेट के अंदर में, और झारखंड में भी हम लोग ने अभी 28 जिलों के अंदर में कुछ जिलों में हमने अपनी कमेटी बना ली है। दुमका जिला में भी हमारी कमेटी 31 सितंबर को बनी है। तो इन प्रखंडों के माध्यम से जो हमारे साथी लोग जुड़ते हैं,
तो उनके पब्लिक फंडिंग के माध्यम से ही इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। संथाल परगना में अभी तक आर्थिक और संथाल का सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने अपना बहुमत दे करके विधानसभा और लोकसभा तक पहुँचाने का कोशिश किया है, तो जनता की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। लेकिन कमी जनता के कल्याण के लिए उनकी जो एक पॉलिसी होनी चाहिए, उनके विकास के लिए, तो आज तक झारखंड जैसे प्रदेश में भी देखिए, अभी कुछ सालों से जो मुद्दा रहा है पिछले सरकार के बाद, अब हमारे बीच में आदिवासी सरकार बनी है, तो नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर के अभी तक उसमें कुछ खुलासा नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि विधायिका के पास ऐसे भी सलाहकार नहीं है कि वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति को तय कर सके। ये बहुत ही दुखद बात है। तो अगर किसी राजनीतिक दल के पास अगर इस तरह की कमियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि विकास का चरण कैसा होगा। जी बिल्कुल। 2024 में आप किसको हराने के लिए या किसको जिताने के लिए आप लोग लड़ेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई किसी हार जीत को लेकर के नहीं है। हमारी लड़ाई है कि हम मानवता को कैसे बचाएं, क्योंकि देश लोकतंत्र के आधार पर चल रहा है और जिन्होंने भी लोकतंत्र के सहयोग से पार्लियामेंट तक गए हैं, तो समझदार सभी लोग हैं, देश की जनता बहुत समझदार है, ठीक है। और इन 10-15 साल में काफ़ी जागृति भी लोगों के अंदर में आई है, खासकर राजनीतिक चेतना को लेकर के। तो हम ये झारखंड प्रदेश के जनता से यही हम आग्रह करते हैं, पूरे भारत के जनता से हम ये आग्रह करते हैं कि राजनीति को गलत निदर्श में ना लें, क्योंकि राजनीति ही है जो राज्य के लिए नीति बनाती है। तो एक ऐसे पॉलिसी बेस्ड और ह्यूमनिस्ट पार्टी को आपको लेके आना चाहिए जो शिक्षित हो, जिसके अंदर में विचारशील हो, और जब वो अपने नए अच्छे बेहतर पॉलिसी को लेकर के जब आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में अच्छे कानून बनेंगे। और जो अगर पिछले समय में जो कानून बने हैं तो उसको भी सकारात्मक संशोधन के माध्यम से जो भी गड़बड़ियाँ उसको ठीक किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट के पास में ये अधिकार है। क्या एपीआई जो है क्या रिजर्व सीट में चुनाव लड़ेगी या बाकी सीट में भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, ST SC OBC की जो जनता है उसमें तो ऑलरेडी ST रिजर्व है, SC भी रिजर्व है, OBC भी रिजर्व है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरल एरिया भी है तो वहाँ पर भी हमारे प्रतिनिधि खड़ा होकर के वो लीड एंड गाइड करें, ताकि अच्छी जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनरल लोग का भी विकास हो सके। तो हमारे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एक भेदभावपूर्ण वाली विचारधारा वाली राजनीतिक दल नहीं है। वो सब मानव कल्याण की बात सोचता है, ह्यूमनिटीज़म की बात करता है। अभी एपीआई जो है किन मतलब जिलों में अपना संगठन विस्तार कर चुकी है, थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, अभी आपका छोटा नागपुर में आपका रांची में विस्तार हो चुका है, जमशेदपुर हो चुका है, और आपका चक्रधरपुर हो चुका है, चाईबासा हो चुका है, और अभी संथाल परगना में शुरुआत हो चुकी है दुमका से। तो दुमका से होते हुए हम लोग गोड्डा भी जाएंगे। गोड्डा जामताड़ा में भी हमारे विस्तार हो चुका है। राजमहल क्षेत्र में हम लोग कुछ ही हो सकता है अगले वर्ष हम लोग वहाँ पर पार्टी के विस्तार के लिए हम लोग वहाँ पर प्रवेश करेंगे। अगर एपीआई सत्ता में आती है तो जल जंगल जमीन बचाने के लिए क्या कोई नया कानून बनाएगी या जो संविधान द्वारा प्रदत्त वही कानून काफ़ी है? देखिए, 1950 में बना हुआ कानून ही हमारे लिए सर्वोत्तम रहा है। बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रेगुलेट कर देना है, चाहे वो 5वीं अनुसूची का कानून हो, चाहे फॉरेस्ट राइट की कानून हो, चाहे पी पेशा का कानून हो। उसको विधायिका के माध्यम से और संसद के मार्क्स के द्वारा ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो एपीआई का साथ दें, क्योंकि एपीआई के पास सारा पॉलिसी बना हुआ है ऑलरेडी। तो उनका समर्थन की आवश्यकता है। उनके पास पूरी ड्राफ्ट भी तैयार है। और ह्यूमन राइट्स की बात मैं करना चाहूँगा कि भारत के संविधान में भी मानवाधिकार का कानून जो है अभी उसको लेकर के नहीं आ गया है। यूरोपियन देशों में देखेंगे कि 1948 के बाद जो देश स्वतंत्र हुए अंग्रेज़ों के गुलामी से, तो आज वो चाहे जर्मनी हो, चाहे सेनेगन कंट्री हो, चाहे कनाडा हो, चाहे USA हो, जो भी जो पश्चिमी देश हैं आज विकास के चरण पे हैं। तो भारत भी 1950 में आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को जब उन्होंने संविधान में नहीं लाया, जिसकी वजह से कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन ST SC OBC के साथ हो रहा है। अगर मानवता अधिकार का जो कानून अगर संविधान में लाया जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जो मामले हैं वो कम हो जाएगा या न के बराबर हो जाएगा। 2024 में एपीआई चुनाव लड़ेगी, ये क्या वोट बैंक बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी कि विकास के लिए चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, एपीआई 2013 से ही चुनाव लड़ रही है, और दुमका में भी हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे जो कि तीसरे नंबर पे था। तो उनका उद्देश्य वोट बैंक के लिए नहीं है। वोट बैंक अगर है तो उसके कल्याण के लिए
हमारी कोशिश है कि जो लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं और जो कम्युनिटीज़ हमारा समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बेस्ट एक पॉलिसी, खूबसूरत पॉलिसी हम लेकर आए ताकि उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हो सके। हमारा API का यही उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू मुर्मू जी। आपने देखा और सुना भी कि API का जो 2024 का जो प्रोजेक्ट है किस विचारधारा पे काम करेगी, किस मॉडल पे काम करेगी। अभी हमारे जो जस्ट और API के जो राष्ट्रीय सचिव, फिर अगले एपिसोड में मैं किसी और को भी इंटरव्यू लूँगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल में। सभी को जोहार, और राजू भाई को भी जोहार। आपको बहुत